सी टाइम्स के दृष्टिकोण कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं प्रवीण दवे जी, जो कि ज्योतिष पर भी बहुत बेहतर ढंग से अपनी राय रखते हैं और आम तौर पर राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर भी बेबाक तरीके से अपनी बात कहते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और सबसे मुद्दे की बात ये है कि अभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके बारे में जो कहा गया कि सर्वाधिक समय तक गृह मंत्री रहने का उनका रिकॉर्ड है, तो आपको क्या लगता है? मेरी अपनी राय है कि अमित शाह जी जब आज यहाँ केंद्र में गृह मंत्री हैं, उसके पहले गुजरात के भी गृह मंत्री रह चुके हैं। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब ये उनने गृह मंत्री पद संभाला था। तो इनका और मोदी जी का आपस में इतनी ट्यूनिंग है एक दूसरे के साथ में कि जब मोदी जी यहाँ आए दिल्ली तो उनको भी विधानसभा से लोकसभा ले आए। वो चाहते तो वो उसको वहाँ का मुख्यमंत्री बना सकते थे, पर उनको एक ऐसे सलाहकार की ज़रूरत थी जो उनके इशारों पे काम कर सके। अमित शाह पूरक हैं पीएम मोदी जी के। बगैर अमित शाह के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की राजनीतिक बिसात चल नहीं सकती। इसलिए उनको एक ऐसे विश्वसनीय आदमी की ज़रूरत थी जो केंद्र में आए और केंद्र में आने के बाद उसको ऐसा पोर्टफोलियो दिया जाए जो उनकी हर भावनाओं इच्छाओं को पूरे प्रभावी ढंग से टीट फॉर टैट करके लागू कर सके। और आपने देखा होगा जब वो सरकार बनी तो पहले इनको रक्षा मंत्री बनाया गया, अब उनको लगा गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि धारा 370 हटाने को लेके बीजेपी सरकार आई थी सत्ता में। अब इतना बड़ा जोखिम कौन उठा सकता है? जोखिम वही उठा सकता है जिसके अंदर में ये ताकत हो। तो अपने इस समय के मंत्रिमंडल में अमित शाह से बढ़िया कोई ऐसा मंत्री नहीं है मोदी जी के पास में जो इतना बड़ा रिस्क लेके धारा 370 हटा सके। आपने अभी धारा 370 की बात कही। धारा 370 और अमित शाह जी, ये दोनों मुद्दों पे हम आपसे बात कर रहे हैं। धारा 3 ज्योतिषीय गणना के हिसाब से जो बात हो रही है कि धारा 370 जब हटाने का प्रस्ताव दिया गया, उस समय क्या ज्योतिष की स्थितियाँ थीं? देखिए, धारा 370 जब 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में इसका विधेयक पारित करके हटाई और उस तरह का समय था 11:38 दिन में। जब 11:38 में दिन में ये हुआ था, उस समय तुला लग्न की कुंडली बन रही थी और काल संयोग कुंडली में था, तृतीय भाव से नवम भाव में। और उस समय की राशि जो थी वो कन्या राशि थी और कन्या राशि का जो मालिक स्वामी बुध है वो 12वें भाव में बैठा था। माने जब भी कन्या राशि 12वें भाव में बैठती है उसका मालिक चंद्रमा बुध होता है, तो ये हमेशा हटाना विवाद में बना रहेगा। माने इसके अंदर में कभी कोई परमानेंट हल नहीं निकलने वाला, कुछ ना कुछ बहस इसमें चलती रहेगी कि गलत ढंग से हटाया गया। कईयों का मानना है कि जब ये 2019 में आया लोकसभा के अंदर में ये प्रस्ताव, उस समय वहाँ चुनी हुई सरकार नहीं थी जम्मू कश्मीर में। वहाँ उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर जिसके पास अधिकार थे उनने प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया। चुनी सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा नहीं था। अब उस प्रस्ताव को स्वीकार करके इनने जो विधानसभा की चुने सदस्यों द्वारा नहीं थी उनको पारित कर दिया। उस पर असहमति आज भी चल रही है। जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा के लोग कहते हैं, विधायक कहते हैं, साहब ये हमारा मत नहीं है, ये तो केंद्र से कोई मत बुलाया गया। उनका आदमी यहाँ बैठा था राज्यपाल होके, उसने उनकी इच्छा को पूर्ति की और प्रस्ताव वहाँ भेज दिया। उस हम प्रस्ताव से सहमत नहीं है, तो ये आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। और जिस उद्देश्य के लिए हटाया गया था, मूल बात है सब चाहते हैं देश में शांति रहे। अपन को राजनीतिक विषयों पे नहीं जाना है, सब चाहते हैं उस देश में शांति रहे। पर क्या 370 हटाने के बाद देश में शांति आ गई, ये मूल मुद्दा है।
वहाँ के लोगों को उनके अधिकार मिले। वहाँ की सरकार आज भी वहाँ गवर्नर के द्वारा चलती है, वहाँ की चुनी हुई सरकार को कोई पावर नहीं है, जनहित के कोई कार्य कर नहीं सकती। ये भी जो चुनाव हुए, जब इस पर बहुत बहस चली, चुनाव कब होंगे, चुनाव कब होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जब चला गया तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि भाई इसका चुनाव करा दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया 5 साल से, कब तक असेंबली भंग रखोगे। चुनाव उस दबाव में भी हो गए और चुनाव के बाद रिजल्ट सामने है कि बीजेपी का जो 2 है, एक जगह जम्मू वाला इलाका जहाँ बीजेपी बाहुल क्षेत्र हैं, तो मिला के बीजेपी उसके बाद भी सत्ता में नहीं आ पाई। कारण क्या है कि अगर सत्ता में आना होता तो जो 90 सीट पर चुनाव हुए, उस 90 सीटों में उनको हर जगह बहुमत मिलता। तो पता लगा विभक्त हो गया, माने कश्मीर भी 2 भागों में चला गया। एक तरफ जम्मू कटरा का इलाका जो कट्टर बीजेपी वहाँ के विधायक जीत के आए, एक तरह अर्बन जंगल वाला इलाका वहाँ जम्मू कश्मीर का, वहाँ पूरे पीडीपी इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जीत के आए। कुल मिला के ये बताता है कि वहाँ 2 भागों में कश्मीर बढ़ गया है। यानी वो जो तुला लग्न आपने बताई उसमें ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ये बिल्कुल बैलेंसिंग है नहीं। बैलेंस ऐसा हो गया है कि बैलेंस कर रहा है राज्यपाल, वहाँ का उपराज्यपाल, क्योंकि वहाँ पर जब सरकार के मुख्यमंत्री को पावर ही नहीं है निर्णय लेने का, पुलिस उसके हाथ में नहीं, कोई कुछ उसके हाथ में नहीं है, वो तो बस मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा है, जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठा है, वो ऐसी स्थिति उसकी है। अब आते हैं मूल मुद्दे पे जिस पे हम बात शुरू की थी कि अमित शाह जी की कुंडली में ऐसे क्या योग हैं कि वो एक बड़े पावरफुल नेता के तौर पर सामने हैं। देखिए, अमित शाह की जो कुंडली है वो कन्या लग्न की कुंडली है, और मैंने कहा कन्या लग्न की कुंडली है, और कन्या लग्न में उनकी राशि मेष राशि है, और मेष राशि उनकी कुंडली के अंदर में जो बैठी हुई है वो अष्टम भाव में बैठी है। जब भी कुंडली में मेष राशि अष्टम भाव में होती है, तुला लग्न की कुंडली होती है, माने उसका जो दूसरा घर होता है, माने लग्न से दूसरा, वो वृश्चिक राशि का घर है, मंगल की राशि का घर है, और उनकी कुंडली में मंगल जो बैठा है 11वें घर में, नीच राशि चंद्रमा में नीच का मंगल बैठा है। तो ये निर्णय वही व्यक्ति ले सकता था, ये सब जितने विवादास्पद निर्णय हैं वो मंगल सेनापति है। सेनापति कोई निर्णय लेने से डरता नहीं है, वो फ्रंट से लड़ने की उसकी आदत रहती है, वो अपमान झेलने को भी तैयार रहता है, युद्ध में अपने को शहीद बनने को भी तैयार रहता है। तो ऐसा हम मानते हैं कि ये पूरे जो अमित शाह की भूमिका है, एक मोदी सरकार के अंदर एक शहीद की भूमिका है। उस शहीद की भूमिका में मोदी के सेनापति होके पूरा कार्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं, जिस तरीके से देखने में आ रहा है, भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से उठापटक चल रही है। देखिए, एक सीधी सी बात है, ये समय तो कई बार बोल चुके हैं, उस समय बार बार बोल के लाभ नहीं। सीधा गणित है, ये शनि जो वक्री चलने रहा है ये नवंबर तक चलेगा, 28 नवंबर के आसपास तक चलेगा। और शनि जब वक्री चलता है, ये बात तय है कि शनि की चाल बहुत स्लो है, बहुत फास्ट ग्रह नहीं है। अब वो तो अपने हिसाब से चल रहा है। अब वक्री ग्रह जब शनि हो जाता है तो आदमी को आत्ममंथन करने के लिए एक मौका देता है कि जो आप निर्णय लेते हो वो सही है कि नहीं है, थोड़े ठंडे दिमाग से निर्णय लो। पर चूँकि सरकार के अंदर में जो सरकार की कुंडली है, भारत की कुंडली है, और वो कुंडली के संग उसमें भी नीच की राशि का चंद्रमा चल रहा है, इस समय सरकार कोई निर्णय जो ले रही है वो सिर्फ वो ऐसी स्थिति में फंसी हुई है कि उसको दिखाना है कि मैंने क्या किया। अब ये सरकार की एक छोटी सी बात करता हूँ मैं, माने उसको जनहित की बात है मेरी नज़र में। सेशन चलता है संसद भवन में, जब भी अमित शाह बोलते हैं 70 साल से सरकारों ने कुछ नहीं किया। 70 साल में 11 साल से इनकी भी सरकार है, ये अपने 6 साल भी चुन लें उसमें कि 6 साल में इन्होंने क्या किया। ये 70 साल कह के अपनी बात कहना नहीं चाहते। तो 70 साल तो कांग्रेस रही नहीं सत्ता में, कांग्रेस सिर्फ 54 साल केंद्र में, 52-53 साल सत्ता में रही है, बाकी मिलीजुली सरकार आती रही।
और तो कांग्रेस तो सत्ता में रही नहीं, मगर 70 साल का ठीकरा फोड़ के ये बताना चाहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है हम प्रयास कर रहे हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम सफल नहीं है। अगर सफल होते तो ये कहते मैंने ये कर दिया। सफल आदमी कहता है ना मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, पर इनके पास सफलता के कोई कसीदे गढ़ने के गढ़ना नहीं है, इनके पास कोई है नहीं मुद्दा। तो अभी अपने कसीदों को विरोधियों को नीचा दिखा के कहते हैं कि इनने कुछ नहीं किया, हम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर अभी कुछ कर नहीं पाए हैं, लगे हैं प्रयास में, आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा। प्रवीण भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम अतीत से अपने वर्तमान को जब देखने लगते हैं तो हमें अपनी असफलताओं को अतीत में अगर डाल दें कि अतीत में ये सब हुआ था और अपना कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक देश का दुर्भाग्य है कि हमने 11 साल में क्या किया, ये बोलने से हम बचना चाहते हैं। और अतीत में नेहरू या उसको आप एक ढाल बनाने की कोशिश करें, पर देश की जनता जानती है कि 11 साल में सरकार जो काम कर रही है उससे स्थायी तौर पे कोई हल सामने नहीं आ पा रहे। सरकार के पास सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार का विज़न जो है ना वो रोजगार बेरोजगारी पर नहीं है। सरकार का विज़न जो है वो हिंदू मंदिर मस्जिद से आगे नहीं निकल रहा है। अगर सरकार इससे बाहर निकल के देखती तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवा इंडिया में है, फौज, और ये युवाओं को काम नहीं मिला। तो आज ये युवा जिसकी हम लोग गाना गाते हैं, ये युवा देश की ऊर्जा हैं, ये युवा देश को आगे ले जा सकते हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो युवा आने वाले 8-10 साल में वृद्ध हो जाएंगे, प्रौढ़ होते जाएंगे, ये देश के लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे। अब इनके लिए भी मुफ्त में राशन दो, जब इनके लिए कुछ नहीं करेगा सरकार तो युवा जो देश के आज एसेट है, जिससे देश उम्मीद करता है देश के लिए कुछ करेंगे, जब युवाओं को कुछ काम नहीं मिलेगा तो ये करके दे लाइबिलिटी बन जाएंगे देश के लिए। सरकार को सबसे पहले इन युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, इनको कैसे बेहतर जीवन दें। इनको बेहतर जीवन देंगे तो ये देश के लिए बेहतर कर पाएंगे। युवाओं को ने अब बना दिया डिलीवरी बॉय। देश के युवा आप जितने देखोगे, बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं सब ने रेस्टोरेंट खोल लिए और वो FMGC खोल लिया, तो सब युवा घर घर जाके राशन पहुंचा रहे, कोई आइसक्रीम पहुंचा रहा, कोई खाने का डिब्बा पहुंचा रहा। तो युवाओं को ये रोज़गार अगर खाने का डिब्बा पहुंचाना था तो फिर तो ये मैं तो समझ रहा हूँ देश की युवा शक्ति का हनन हो रहा है। देश को गलत काम में लगा दिया, देश की युवा रोज़गार की जगह नौकर बन गए और ये खाना आना पहुँचाने का काम करने लगे। तो देश का युवा कब समृद्ध होगा, तो ये मेरे को समझ में नहीं आता इस योजना के माध्यम से। ज्योतिष के तमाम घटनाक्रम, गणा भाग, ये सब देखने के बाद भारत की स्थिति पे आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है, बिल्कुल अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि जो स्थितियां मीडिया की हैं राष्ट्रीय, पूरी चीज़ देश के सामने आती नहीं। सीधी बात ये, जो कुछ थोड़ा मोड़ा हम जान पाते हैं वो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है उससे हम लोग जान पा रहे हैं कि देश में क्या घटना घट रही है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अभी राहुल गांधी ने जो बात कही, जो ट्रंप ने कही, उसी बात को उन्होंने दोहराया कि ट्रंप बोल रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था डेड है। ये बात बोलने की ज़रूरत क्या थी? पहली बात तो ये इसलिए बात बोली गई देश में अर्थव्यवस्था डेड है क्योंकि देश के अंदर में दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कि देश के अंदर में आत्मनिर्भर भारत बन नहीं पाया इन 11 सालों में। आज भी अगर हमारी इंडस्ट्रियां चलानी हैं तो हमको चाइना से अगर हम रेयर अर्थ जो ज़रूरत अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रियां नहीं चल पाएंगी। 60% माल से ज़्यादा चाइना से आता है। अब चाइना से इतना माल आने लगा तो सवाल उसके बाद क्या हुआ कि देश के अंदर में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को जो नौकरी है, जिनके ऑफिस नोएडा में हैं, उसमें सब विदेश की कंपनियाँ, उसमें 35 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियाँ हैं, सब विदेश की कंपनियाँ। अभी जिस तरीके से ट्रंप का टैरिफ आया, हाँ, लगातार देखने में आ रहा है कि ट्रंप के टैरिफ का एक बड़ा असर भारतीय अर्थव्यवस्था क्या दुनिया के हर देश पे पड़ने जा रहा है।
नहीं, देखिए दुनिया में जो पड़ेगा पड़ेगा, भारत के लिए क्या पड़ेगा अपन इस बात को जानिए। भारत के संग दिक्कत क्या है कि भारत को जो जो फॉरेन आय होती है डॉलर में, इंडिया को सबसे ज़्यादा अमेरिका से होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माल अमेरिका को भारत एक्सपोर्ट करता है, जो भी करता है, और उसका 20% माल खाली इंडिया अमेरिका से लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो फॉरेन इनकम है वो अमेरिका से सबसे ज़्यादा है। जो हम पर डॉलर्स में रुपये आते हैं अमेरिका से आते हैं। कल के दिन जब टैरिफ लग जाएगा और ये स्थितियाँ मान लो बन जाती हैं तो हमारे एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। तो भारत जो विदेश से जो आय होती थी वो आय होना बंद हो जाएगी, तो जो हमारी जीडीपी है उस पर असर पड़ेगा। जब आय कम होगी तो जो हम खर्चा करते हैं, जीडीपी कम होगी तो कई चीज़ों में हम विकास के काम नहीं कर पाएंगे, हमारी इनकम कम हो जाएगी। तो हमारे को अच्छा, अब दूसरा, हम चाइना की तरफ जा नहीं सकते कि चाइना से अपना ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। हम चाइना से 80% माल इंपोर्ट करते हैं और चाइना को भी मतलब उल्टा है, जो अमेरिका के संग था चाइना के संग ठीक उल्टा है। तो चाइना से अगर कुछ माल हम लोग अगर जाते हैं तो चाइना से और माल लेना पड़ेगा, तो ट्रेड डेफिसिट अंतर बढ़ जाएगा, तो हम चाइना की तरफ जा नहीं सकते हैं। दोस्तों, सी टाइम्स के दृष्टिकोण कार्यक्रम में हमने बात की, एक बहुत मुद्दे की बात आपसे कहना चाहेंगे। धूमिल की एक कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेंकता है, एक तीसरा आदमी है जो रोटी से खेलता है। वो कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सी टाइम्स के दृष्टिकोण कार्यक्रम में आपने चर्चा सुनी। हमारे साथ थे प्रवीण दवे जी। बहुत बहुत धन्यवाद।